अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में हम लोग बिहार में सिंचाई प्रणाली एवं बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं सिंचाई को। सिंचाई से तात्पर्य है फसलों के उपयोगिता के आधार पर जल की आपूर्ति करना ही सिंचाई कहलाता है। बिहार में जो कृषि है वह मुख्यतः मानसून पर निर्भर करता है। यही कारण है कि बिहार में कुल जो कृषि योग्य भूमि है उसका मात्र 50% पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। जो बिहार राज्य सिंचाई आयोग है उसके अनुसार बिहार में चरम जो सिंचाई क्षमता है वह 2019 के अनुसार 117.83 लाख हेक्टेयर है। कहीं कहीं पर आप लोगों को 102.64 लाख हेक्टेयर भी देखने को मिलेगा। यह जो 117.83 लाख हेक्टेयर है इसमें से बृहत परियोजना के द्वारा जो बृहत सिंचाई परियोजना है उसके द्वारा 53.53 लाख हेक्टेयर, मध्यम जो परियोजना है सिंचाई का उसके द्वारा 48.97 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। शेष जो बच जाता है वह लघु सिंचाई परियोजना के द्वारा की जाती है। हम सर्वप्रथम जाने कि आखिर हम किसको बृहत सिंचाई परियोजना कहें, किसको मध्यम कहें या किसको लघु कहें। तो सर्वप्रथम बृहत सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10 लाख हेक्टेयर संवर्ध कमान क्षेत्र आता है, अर्थात 10 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जहां सिंचाई सुविधा उपलब्ध है उसको हम बृहत सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखेंगे। और जिस परियोजना से 2000 से लेकर करके 10,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचित होते हैं, यानी उसका कमान क्षेत्र जो है वह 2000 से 10,000 के बीच में है तो उसको हम लोग मध्यम मानेंगे। और जो 2000 से कम संवर्धन क्षेत्र जिसके अंतर्गत है, यानी जिस परियोजना के से हमको 2000 से कम हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है उसे हम लोग लघु सिंचाई परियोजना मानेंगे। बिहार में कुछ जो 38 जिले हैं उस 38 जिलों में से 28 जिले में बाढ़ की स्थिति बनी हुई रहती है और शेष जो जिले बच गए वहां सुखाड़ की स्थिति बची रहती है। बिहार में कुल 38 जिलों में से 28 जिले जहां बाढ़ से प्रभावित रहते हैं वहीं 10 जिले सूखे से प्रभावित रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे सिंचाई का साधन, यानी सर्वप्रथम हम लोग साधन को देखेंगे। सिंचाई के साधन के अंतर्गत हम लोग दो भाग में बांट करके पढ़ते हैं। प्रथम है धरातलीय जल और दूसरा है भूमिगत जल। यहां हम लोग देखें सेकंड भूमिगत जल अब प्रथम है धरातलीय जल। जो जल धरातल के ऊपर मिलता है उसको हम धरातलीय जल कहेंगे, और जो जमीन के अंदर से हम लोग चाहे तो ट्यूबवेल के द्वारा या कुआं के द्वारा निकालेंगे उसको हम लोग बोलेंगे भूमिगत जल। इसके अंतर्गत आता है नहर, दूसरा है तालाब, वहीं भूमिगत जल के अंतर्गत आता है नलकूप और कुआं। नहर से जो सिंचाई होती है बिहार में वह होती है 30%, कहीं 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 आपको 34% भी देखने को मिलेगा। दूसरा है नलकूप। नलकूप से जो सिंचाई होती है बिहार में वह होता है 65%, कहीं कहीं पर आपको 55% भी देखने को मिलेगा। यह एग्जामिनेशन के दृष्टि से आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद देखेंगे तीसरा तालाब। तालाब से बिहार में जो सिंचाई होती है वह 3%, कहीं कहीं 11% भी आपको देखने को मिलेगा। फिर होता है चौथा कुआं, उसके बाद कुछ अन्य
यह जो होता है यह होता है 2%, कहीं 7%। यह आंकड़ा आप याद कर लेंगे। सिंचाई के जो प्रमुख साधन है वह है नलकूप, यानी बिहार में नलकूप के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। नहर के द्वारा सिंचाई जो सुविधा है वह सिंचाई सुविधा जब हम जिलेवार देखते हैं तो सर्वप्रथम स्थान आता है रोहतास का। सबसे ज्यादा रोहतास में नहर के द्वारा सिंचाई होती है। यह एग्जामिनेशन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद स्थान आता है गया का। इसके बाद आता है भोजपुर, औरंगाबाद और पश्चिमी चंपारण। भोजपुर, रोहतास को आप याद रखेंगे। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे, वह नलकूप है। नलकूप के द्वारा जो जिलेवार वितरण जो होती है यानी सिंचाई का सबसे ज्यादा होता है नालंदा जिला में। नालंदा में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है नलकूप के द्वारा। उसके बाद होता है पूर्णिया में, पूर्णिया के बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद भोजपुर। पूर्वी चंपारण फिर भोजपुर। यहां हमको देखने को मिलता है कि नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचित जो क्षेत्र है वह है नालंदा। तीसरा हम लोग देखते हैं तालाब को। तालाब से जो सबसे ज्यादा जो सिंचित जिला है वह जिला है मधुबनी। उसके बाद में आता है वैशाली, उसके बाद दरभंगा। वैशाली, दरभंगा। चौथा जो हम देखते हैं कुआं। कुआं से के द्वारा जो सिंचित जिला है वह जिला है दरभंगा। उसके बाद आता है स्थान मधुबनी का। इसमें हमने लोगों को देखने को मिला कि नहर से सबसे ज्यादा रोहतास जिला में होती है सिंचाई, नलकूप से नालंदा जिला में, तालाब से मधुबनी में और कुआं तथा अंश से दरभंगा जिला में। बिहार में विद्युत चालित पंप का पहला जो प्रयोग हुआ है वह हुआ है 1945-46 में। 1945-46 ईस्वी में सासाराम के डेहरी एक जगह है जहां पर पहले बार विद्युत चालित पंप का प्रयोग किया गया था। नहरों द्वारा 73% जो सिंचाई है वह दक्षिण बिहार में होती है और शेष है वो उत्तरी बिहार में होता है। आप लोग को मिलेगा कि रोहतास, गया, भोजपुर, औरंगाबाद यह जो जिला है यह दक्षिण बिहार का जिला है जहां से नहरों के द्वारा सिंचित हो रही है। एक पश्चिमी चंपारण ऐसा है जो कि उत्तरी बिहार में है जहां नहरों से सिंचित किया जाता है खेतों को। सर्वाधिक जो सिंचित जिला है वो है शेखपुरा। सिंचित जिला को हम लोग देखते हैं वो है शेखपुरा। यहां के जो भूमि है वह करीब करीब अर्थात कि लगभग 86% सिंचित है। वहीं सर्वाधिक कम की बात हम करते हैं, वह सर्वाधिक है कम में वह जमुई। जमुई जिला में मात्र 16% ही भाग सिंचित होता है। अब हम लोग देखते हैं बिहार के जो प्रमुख नहर है उसके बारे में। बिहार की जो प्रमुख नहर है उस नहर में सर्वप्रथम नाम आता है पूर्वी सोन नहर का। पूर्वी सोन नहर जो है सोन नदी पर बनी हुई है। इससे जो प्रभावित जिला है अर्थात कि जहां सिंचाई सुविधा जो प्रदान किया जाता है वह है पटना, गया और औरंगाबाद जिला में। सोन नहर पर ही दूसरी जो नहर निकाली गई है वह है पश्चिमी सोन नहर। पश्चिमी सोन नहर भी सोन नदी पर ही बनी है। इससे सिंचित जिला है भोजपुर, रोहतास और बक्सर। इसके बाद आता है गंडक नदी पर 3 नहर निकाली गई बांध बना करके। पहला त्रिवेणी नहर, दूसरा तिरहुत नहर और तीसरा सारण नहर। त्रिवेणी नहर से पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिला में
सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है। वहीं तिरहुत नहर से चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला को पानी उपलब्ध कराया जाता है। सारण जिला जैसे नाम से ही है कि इसका जो पानी है वह सारण जिला में आता होगा। यह सारण जिला का पूर्व के तीनों जिलों मिलाकर के सारण था, आज यह हट कर करके सिवान और गोपालगंज बन गया है। लेकिन सारण, सिवान और गोपालगंज इन 3 जिलों में सारण नहर से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कमला नहर। कमला नहर जो है वह कमला नदी पर बना है। इससे दरभंगा और मधुबनी जिलों को पानी उपलब्ध कराया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कोसी नहर को। कोसी नहर से भी 2 नहर निकाली गई है, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। जहां पूर्वी कोसी नहर से पूर्णिया और सहरसा जिले को पानी उपलब्ध कराई जाती है, वहीं पश्चिमी से दरभंगा जिले को पानी उपलब्ध कराई जाती है सिंचाई के लिए। 9वां हम लोग को देखते हैं जो प्रमुख है वह है तेऊर नहर। तेऊर नहर जैसे नाम है तेऊर, वैसे तेऊर नदी पर ही बना है। इससे चंपारण जिले को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद ढाका नहर। ढाका नहर ये आपको एग्जामिनेशन से दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कारण है कि ये ललबकिया नदी है एक, उसी पे बना है, जो एग्जामिनेशन के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। यह इससे पानी हम लोगों को चंपारण जिला को मिलती है। 11वां जो इसका है वह है सकरी नहर। सकरी नहर सकरी नदी पर बना हुआ है। इससे नवादा, मुंगेर, गया और पटना जिला को पानी प्राप्त होता है। इसके बाद भागलपुर में जो जलाशय हैं वह है जलाशय बदुआ जलाशय और चांदन जलाशय। ये बदुआ और चांदन जलाशय से भागलपुर के क्षेत्र को पानी मिलता है। यह जो पैकेज है नहर का, यह आपके एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, विशेष कर करके ढाका नहर। इसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना। उद्देशीय परियोजना नाम से ही हम लोग को पता चलता है कि जब किसी परियोजना को एक साथ कई उद्देश्यों जैसे बिजली, सिंचाई, जल संरक्षण, बाढ़ एवं सूखा से बचाव के लिए निर्माण किया जाए, तब हम लोग उसको बोलेंगे कि यह बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है वह तत्कालिक बिहार, अर्थात कहने का अर्थ है कि जिस समय झारखंड सम्मिलित था उसी समय दामोदर घाटी निगम, दामोदर घाटी निगम के रूप में स्थापित की गई थी। सन था आजादी के तुरंत बाद 1948 ईस्वी में। साथ ही साथ दामोदर घाटी निगम का जो निर्माण किया गया है वह अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर हुआ है। वहीं बिहार का पहला जल विद्युत संयंत्र भी है, वह भी विद्युत जल संयंत्र जो पहला है वह भी तत्कालिक बिहार, अर्थात कहने का अर्थ है कि झारखंड जिस समय था उस समय तिलैया में बनाया गया था। वह था 1953 ईस्वी। 1953 ईस्वी में विद्युत जल संयंत्र जो प्रथम है वो तिलैया में स्थापित किया गया। वहीं दामोदर घाटी निगम के रूप में पहली बहुउद्देशीय परियोजना 1948 ईस्वी में बराकर नदी और दामोदर नदी के संगम पे बनाया गया था। बिहार की जो प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उसमें पहला नाम आता है वह है गंडक का, गंडक नदी घाटी परियोजना। दूसरा नाम आता है वह है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना। और जो तीसरा है प्रमुख रूप से वह है सोन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना।
ये तीनों बहुउद्देशीय परियोजना है। यह मुख्य रूप से बिहार में ही अवस्थित है। अब हम लोग इसको एक एक कर करके देखने का कोशिश करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं गंडक नदी घाटी परियोजना को। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार एवं नेपाल सरकार के मध्य एक समझौता हुआ और समझौता होने के बाद में 1959 ईस्वी में नेपाल सरकार के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास इस परियोजना का निर्माण किया गया, जो 1966-67 ईस्वी में बन कर करके तैयार हुआ। यहाँ परियोजना का निर्माण का काल है। अब पूरा जो होता है, यानी जो पूरा हुआ वह पूरा हुआ 1966-67 में। गंडक नदी घाटी परियोजना जो है वह नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तीनों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत भैंसा लोटन नामक स्थान पर वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया है। भैंसा लोटन एक जगह है जहां पर वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया है, यहीं से नहर निकाला गया है। इस परियोजना के अंतर्गत भैंसा लोटन नामक स्थान पर वाल्मीकि जलाशय का निर्माण कराया गया और निर्माण कराने के बाद में इसी जलाशय से, अर्थात कि वाल्मीकि जलाशय से जल निकाल कर करके गोपालगंज, सारण, सिवान आदि जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। गंडक एवं उसकी सहायक नदी पर इस परियोजना के तहत में, अर्थात कि गंडक नदी घाटी परियोजना के तहत बांध बनाकर अनेक नहरें निकाली गई है। इस नहर में त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर, सारण नहर, उसके साथ साथ तेउर नहर, ढाका नहर इत्यादि का निर्माण किया गया है। ढाका नहर जो ललबकिया नदी के ऊपर है, वह भी गंडक नदी की सहायक नदी है। वहीं आपको देखने को मिलेगा तेउर नहर भी है और गंडक नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा इस परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत का निर्माण एवं पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए वाल्मीकि नगर, अर्थात कि भैंसा लोटन के पास ही पार्क का भी निर्माण कराया गया है, जिससे कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिले। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं जो प्रमुख है, वह है कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी घाटी परियोजना जो बहुउद्देशीय है, यह कोसी नदी पर बनी है। आप लोग को पता होगा कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह बिहार का शोक के नाम से परिचित है। इस परियोजना के अंतर्गत सर्वप्रथम 1896 में, अर्थात कि अंग्रेजों के समय में ही पहला प्रयास किया गया। ईस्वी में प्रथम प्रयास किया गया, जो कि असफल रहा। स्वतंत्रता के बाद माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से नेपाल सरकार के द्वारा, अर्थात हम कह सकते हैं नेपाल सरकार से समझौता के उपरांत में 1955 ईस्वी में इस परियोजना पर कार्य प्रारंभ हुआ, जो 1965 में, अर्थात कि 10 सालों में बनकर करके यह परियोजना तैयार हुआ। इस परियोजना से नेपाल, भारत सरकार एवं बिहार सरकार तीनों ने अपना अपना हिस्सेदारी के तहत अपनी अपनी भागीदारी निभाई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह परियोजना, अर्थात कि कोसी नदी घाटी परियोजना नेपाल सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार की संयुक्त परियोजना है।
कोसी नदी घाटी परियोजना से 3 नहरें निकाली गई है। इससे 3 नहरें निकाली गई, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और तीसरा जो हुआ छतरा नहर। जहां पूर्वी कोसी नहर से सुपौल, सहरसा, अररिया और पूर्णिया जिले को पानी मिलती है, वहीं पूर्वी कोसी नहर से ही एक और नहर निकाला गया, राजपुर नहर। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह उप शाखा है, इससे सहरसा और खगड़िया को पानी मिलता है। यहां से सहरसा, खगड़िया जिले को पानी मिलती है। वहीं पश्चिमी कोसी नहर से सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर जिलों को पानी उपलब्ध कराई जाती है। छतरा नहर जो है, छतरा नहर यह हनुमान नगर, इसको याद रखेंगे, छतरा नहर हनुमान नगर एक जगह है जिस स्थान पर बना है, और इससे जो नहर निकला वह नहर चला गया नेपाल की ओर। और नेपाल का एक जिला है मोरंग, जहां जल आपूर्ति की जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा हम लोग देखते हैं सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और पहली सिंचाई परियोजना है। इसका निर्माण जो किया गया था वह ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1874 में सर्वप्रथम इसका निर्माण किया गया, जो कि 1876 और 77 ईस्वी में बन करके यह नहर तैयार हो गई। पुनः 1968 में इसकी मरम्मत करने के बाद डेहरी के पास में पश्चिमी सोन नहर निकाला गया, जिससे अर्थात कि सोन नहर से पहला निकला पश्चिमी सोन नहर। इससे आपको सिंचाई सुविधा जो दी गई वह सिंचाई सुविधा है कि भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिलों को, जिससे कि इन क्षेत्रों में करीब 3 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि को यह सिंचाई प्रदान करती है। 3 लाख हेक्टेयर। उसके बाद डेहरी के पास थोड़ा सा हट करके यह है डेहरी के पास। दूसरा आया पूर्वी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर का निर्माण डेहरी से हट करके बारून नामक एक जगह पर किया गया है, जहां से 1875 ईस्वी में ही, यानी कि पश्चिमी सोन नहर 1968 में मरम्मत के बाद बना है। वहीं पूर्वी सोन नहर 1875 की बात हम कर रहे हैं, यानी कि अंग्रेज के समय में जो 1876-77 का समय था, उसी के आसपास में पूर्वी सोन नहर का निर्माण किया गया। और इससे जो प्रमुख जिले हैं जहां सिंचाई की जाती है वो है औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना इत्यादि। इससे करीब 2.5 लाख हेक्टेयर 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। बारून निकल करके पूर्वी सोन नहर पटना के पास दानापुर के समीप आने के बाद यह गंगा में मिल जाती है। नदी घाटी परियोजना के बाद बिहार सरकार के द्वारा कुछ जलाशय परियोजना का भी निर्माण किया गया है, जिसमें पहला स्थान आता है वह है दुर्गावती जलाशय परियोजना।
दुर्गावती जलाशय परियोजना। दुर्गावती जलाशय परियोजना दुर्गावती नदी पर स्थित है। यह दुर्गावती नदी ही है, इसी के ऊपर बनाया गया है। यह नदी कैमूर के पहाड़ियों से निकल करके कर्मनासा नदी में मिल जाती है। इस परियोजना से कैमूर और रोहतास जिले के जो सूखा प्रभावित क्षेत्र थे वहां पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। दूसरा है वह है बागमती जलाशय परियोजना। बागमती जलाशय परियोजना, बागमती जलाशय परियोजना यह भी बागमती नदी के ऊपर है। बागमती नदी पर ही बनाया गया है। यह सीतामढ़ी जिला में स्थित है। इस परियोजना से पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर इन जिलों को सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा, वो है बरनाल जलाशय परियोजना। बरनाल जलाशय परियोजना, बरनाल जलाशय परियोजना जो है वह बरनाल नदी पर स्थित है। इससे जमुई जिला के सूखा प्रभावित क्षेत्र है, जिस जगह पे इस जलाशय की पानी को पहुंचा करके वहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा गई है। चौथा है बटेसर गंगा पंप नहर योजना। बटेसर बटेश्वर गंगा पंप नहर परियोजना। बटेश्वर गंगा पंप नहर परियोजना का निर्माण भागलपुर के कहलगांव के पास में 1977 में किया गया, जो कई बाधाओं से पार करते हुए 2018 में बनकर करके तैयार हुआ। देख सकते हैं कि इसके निर्माण में बहुत लंबा समय लग चुका है। इससे बिहार के भागलपुर, बांका तथा झारखंड का गोड्डा जिला में पानी उपलब्ध कराया जाता है। अगला जो है वह है बाणसागर जल विवाद या बाणसागर परियोजना भी हम कह सकते हैं। बाणसागर बाणसागर जो परियोजना है यह सोन नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसका जो निर्माण किया गया था वह 1978 ईस्वी में किया गया था। इसमें प्रारंभ किया गया 1978 में, लेकिन यह पूरा हो रहा है 2006 ईस्वी में। कारण था कि इस परियोजना में बहुत सी कठिनाइयां आई, लेकिन जब बन करके तैयार हुआ तब हुआ क्या कि मध्य प्रदेश को कुल पानी का 2 भाग, उत्तर प्रदेश को कुल पानी का 1 भाग और बिहार को कुल पानी का 1 भाग मिलेगा। अर्थात जो रेशियो होगा 2:1:1। लेकिन बाणसागर परियोजना का जो विवाद उत्पन्न हो गया, विवाद का मेन कारण था कि बिहार को जो हिस्सा है 1% वह 1% नहीं मिलता है। इसके बाद बिहार सरकार ने बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना 2011 स्टार्ट किया। बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना 2011 बिहार सरकार ने 2011 में यह परियोजना को समस्तीपुर जिला में क्रियान्वित किया है। इसमें किसानों को 15,000, 35,000 तथा पंपसेट के लिए
10,000 रुपया आवंटित की जाती है। यानी कि जहां प्लेन जगह है उन जगहों पर किसानों को 15,000 रुपया, जहां पर कि पथरीली जगह है, जहां पानी बहुत नीचे है, वहां पर 35,000, और जिस जगह पर किसानों के पास अगर पंप सेट के लिए पैसा नहीं है तो 10,000 रुपया आवंटित करता है, जिससे कि उनके खेतों में पानी जा सके। इस तरह से बिहार में जो सिंचाई प्रणाली थी, अब बहुउद्देशीय जो परियोजना था, उसको मैं संक्षिप्त रूप से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूं, जो आने वाले बिहार लोकसभा के नहीं अन्य परीक्षाओं में भी जो बिहार से संबंधित होगा उसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगा। मैं यहीं पर अपना आज का ब्लॉग को ख़त्म करता हूं। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, साथ ही साथ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।